गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोगों को क्लास 5 की हिंदी का 15 चैप्टर पढ़ा जा रहा है। देखिए चैप्टर का नाम है यमुना नदी की कहानी। देखिए जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। तो ये जैसा कि जानते हैं कि यमुना का पानी सांवला होता है तो और गंगा का पानी सफ़ेद होता है, सरस्वती का नीला होता है। तो ये हमारे यहाँ प्रयागराज में ही स्थित है, संगम नगरी जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ पे सब लोग स्नान करने के लिए भी जाते हैं। तो आज हम उसी यमुना नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। क्या तुम बता सकते हो कि दिल्ली नगर किस नदी तट पर बसा हुआ है? क्या तुम जानते हो कि कृष्ण जी किस नदी के किनारे जन्मे, पले और बड़े हुए? उत्तर है यमुना नदी, जिसे लोग प्यार से जमुना भी कहते हैं। यमुना की कहानी यमुनोत्री से शुरू होती है। यमुनोत्री एक पहाड़ी चोटी का नाम है जो हिमालय में है। इस स्थान को तुम मानचित्रावली अर्थात एटलस में ढूंढ सकते हो। थोड़ा और बड़े हो जाओ तो अपने साथियों के साथ तुम यहाँ का भ्रमण भी कर सकते हो। यमुना की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। इतनी दूरी तक पानी को ढोने के बाद यह अपने से बड़ी नदी गंगा में मिल जाती है। दो नदियों के मिलन की जगह को संगम कहते हैं। ऐसी मिलन स्थलियों को प्रयाग भी कहते हैं, जैसे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग। वहाँ विभिन्न नदियों का संगम होता है। इलाहाबाद को प्रयागों का राजा मानकर प्रयागराज कहते हैं, क्योंकि यहाँ दो बड़ी और पवित्र नदियाँ अर्थात गंगा यमुना मिलकर एकाकार हो जाती हैं। इलाहाबाद के संगम को त्रिवेणी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ किसी जमाने में 3 नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता था। सरस्वती नदी अब विलुप्त हो गई है। अनुमान है कि इस नदी के पानी में इतनी मिट्टी बहकर आती रही होगी कि हजारों साल में उस मिट्टी का थोड़ा थोड़ा अंश तलछट के रूप में नदी को पाटता गया और एक दिन ऐसा आया कि पूरी नदी ही पट गई अर्थात तलछट की मिट्टी से भर उठी। यदि सरस्वती नदी की तलछट की सफाई करके किनारे वाले लोग नियम पूर्वक करते रहते तो पूरी की पूरी नदी के गायब हो जाने की नौबत न आती। सोचो कि नदी के लुप्त हो जाने से उसके किनारे बसे हुए गांवों पर क्या बीती होगी। फसल की सिंचाई के लिए पानी नहीं, मनुष्य और पशु को पीने के लिए पानी नहीं, नहाने धोने और सफाई के लिए पानी नहीं। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के पर्वतीय इलाके में उछलती कूदती पहाड़ी नदी के रूप में बहने के बाद यमुना पाउंटा साहब के पास हथनी कुंड नाम की जगह पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। हथनी कुंड तक यमुना का पानी तेज रफ्तार में आगे बढ़ता है। इस रफ्तार की ध्वनि को दूर से ही सुना जा सकता है। हथनी कुंड के बाद यह हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत होते हुए दिल्ली की सीमा में प्रवेश करती है। दिल्ली के बाद फरीदाबाद, पलवल, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा और हमीरपुर होते हुए इलाहाबाद में इसकी यात्रा पूरी हो जाती है। जो नदी बहते बहते समुद्र में जा मिलती है उसे स्वतंत्र नदी कहते हैं, जैसे गंगा नदी। ऐसी नदियों में बीच-बीच में दूसरी नदियां मिलती रहती हैं। बीच-बीच में आ मिलने वाली नदियों को सहायक नदियां कहते हैं। गंगा नदी की सहायक नदी के रूप में यमुना का विशेष महत्व है। हर नदी का एक जल ग्रहण क्षेत्र होता है। जल ग्रहण क्षेत्र उस संपूर्ण क्षेत्र को कहते हैं जहाँ से नदी में जल आ जा सकता है। अतः जल ग्रहण क्षेत्र की हर मानवीय गतिविधि नदी के जल को प्रभावित कर सकती है। यमुना नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र 3,45,848 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 6 राज्य शामिल हैं। इनके नाम है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल, हिंडन, टोंस, बेतवा और केन। इसमें चंबल सबसे बड़ी नदी है। यमुना के प्रतिवर्ष लगभग 100 अरब किलोमीटर जल बहता है। कुल प्रवाही जल का 80% भाग 3 बरसाती महीनों में बह जाता है, इसलिए अन्य ऋतुओं में यमुना नदी में कम पानी रहता है। सम्राट फिरोज शाह तुगलक ने यमुना से निकलने वाली पहली नहर खुदवाई, जो हरियाणा के हिसार जिले तक जाती है। बाद में बादशाह अकबर ने इसकी एक शाखा दिल्ली तक खुदवाई। अंग्रेजों ने इसकी मरम्मत करवाकर इसे पश्चिमी यमुना नहर का नाम दिया। यह नहर हथनी कुंड के पास स्थित ताजेवाला बैराज से शुरू होती है। यहीं से पूर्वी यमुना नहर की भी शुरुआत होती है। आगरा नहर दिल्ली स्थित ओखला बैराज से शुरू होती है। क्या तुम बता सकते हो कि नदी में नहरें क्यों बनाई जाती हैं? इसका कारण एक तो यह है कि जिन क्षेत्रों में नदी का पानी नहीं पहुंच पाता है वहां भी यह पानी पहुंचकर लोगों की जरूरतें पूरी करे। दूसरा कारण यह है कि बरसात में जब
नदी में बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के पानी को नहरें अपने में रोक ले, अन्यथा यह अतिरिक्त पानी तबाही ला सकता है। तीसरा कारण यह है कि मुख्य धारा द्वारा अधिकांश पानी समुद्र तक न पहुँचे, बल्कि नहरों के द्वारा मैदानों में ही इस्तेमाल के लिए रोका जा सके। पिछले कुछ वर्षों में यमुना नदी के पानी में प्रदूषण की समस्या बढ़ गई है। पानी में बाहर से डाले गए अपशिष्ट पदार्थ अर्थात कचरा या मल जल जैसे गंदे पदार्थ पानी को खराब कर देते हैं। इससे जल उपयोग लायक नहीं रहता, इसी को जल प्रदूषण कहते हैं। साफ सुथरा जल स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, पर अब यह दुर्लभ वस्तु हो गया है। जल प्रदूषण के मुख्य कारण है शहरों से आने वाले गंदे नाले और उद्योगों का कचरा। यमुना के किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा जैसे अनेक बड़े और औद्योगिक नगर बसे हुए हैं। इन शहरों से कई नाले गंदा पानी लिए यमुना में सीधे मिल जाते हैं। वे नदी को प्रदूषित कर देते हैं। शहरों की नगर पालिकाओं और नगर निगमों का यह कर्तव्य है कि वे शहर के गंदे पानी को साफ करने के बाद ही उसे नदियों में मिलने दें, पर बहुत कम नगरों में गंदे पानी को साफ करने की सुविधा उपलब्ध है। यमुना नदी के किनारे स्थित 8 प्रमुख शहर से लगभग 16 लाख लीटर गंदा पानी और कचरा प्रतिदिन नदी में आ मिलता है। विकसित देशों की तरह हमारी नदियों में प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक निस्राव नहीं है। उद्योग धंधे तो केवल 20% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। शेष 80% प्रदूषण घरेलू मल जल और शहरी कचरे के कारण होता है। शहरी कचरे या मल जल के मुख्य रूप से कार्बोनिक पदार्थ होते हैं जो पानी में मिलने पर ऑक्सीकृत होते हैं। बोलचाल की भाषा में इस प्रक्रिया को सड़ना कहते हैं, किंतु वैज्ञानिक भाषा में ऑक्सीकरण है। जल में वायु की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सीजन सभी जीवों के लिए आवश्यक तत्व है। पानी में ऑक्सीजन की कमी होने पर मछलियां मरने लगती हैं। सामूहिक स्नान, धार्मिक अनुष्ठान, मवेशियों की नहलाने, नदी किनारे मुर्दों को जलाने तथा छोटे शिशुओं को मवेशियों के शवों को नदी में बहाने से भी प्रदूषण होता है। सामूहिक स्नान के समय रोगों को फैलाने वाले अनेक बैक्टीरिया, वायरस और कवक पानी में फैल सकते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के समय नदी में पत्तियां, फूल, दूध, दही, सिर के बाल, आटा, अस्थियां और राख डाले जाते हैं। इनसे भी प्रदूषण में वृद्धि होती है। पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, मथुरा और आगरा में अनेक कारखाने हैं। कारखानों में भी पानी का उपयोग किया जाता है। उपयोग के बाद बचा गंदगी लेकर वापस आ जाता है। इसमें कई विषैले पदार्थ भी मिले रहते हैं। जब उद्योगों का पानी नदी के पानी में मिलता है तब प्रदूषित होने के साथ साथ यह पानी जहरीला भी हो जाता है। ऐसा पानी इस्तेमाल लायक नहीं रह जाता। मथुरा में कपड़ों की रंगाई के कई कारखाने हैं जिनसे रंगीन पानी निकलकर यमुना में मिल जाता है। इसके प्रभाव से यमुना का पानी रंगीन हो जाता है। यमुना नदी में बरसात को छोड़कर बाकी ऋतुओं में पानी की कमी हो जाती है। अधिक पानी में जब गंदा पानी मिलाया जाता है तब उसका प्रभाव अधिक नहीं पड़ता। इसके विपरीत कम पानी में थोड़ा प्रदूषण भी प्रभावी होता है। यमुना नदी की स्थिति ऐसी ही है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान यमुना नदी की सफाई के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। भविष्य में यमुना नदी संभवतः कुछ साफ हो जाएगी। हम सबका यह कर्तव्य है कि नदियों को साफ रखने में हम मदद करें। नदी के किनारे या नदी में बेकार चीजें नहीं फेंकनी चाहिए। थैंक यू।